चैन न पाए रे हिया वह प्यार वह वो गीत सुना दादा ने उनकी वाइफ ने मुग्ध हो गए। देव साहब से बोले क्या करें देव साहब क्या करें, तारीफ नहीं कर सकते। अब देव साहब आप जाओ, नीरज से हम बात करेंगे। अच्छा। अब देव साहब चले आए, बोले नीरज हेड्स ऑफ टू यू, मैंने तो ये ट्यून दी थी तुझे हटाने के लिए, लेकिन इतना सुंदर गीत तुमने लिख दिया, मुझे तो पागल कर दिया। अब आज तुम मेरे साथ खाना खाओ शाम को, और तुम कहाँ रहते हो, सुबह रोज गाड़ी पहुँचा करी तुम्हारे पास में, और तुम उसमें बैठ के आ जाया करना, अपन बैठ के खाली बगल में ट्यून बनाएंगे। ठीक है जरूर। देव साहब से मैंने कहा कि खाने को बुलाया था यस बोली खाने में तुमको बुलाया, अरे मुझे चाय नहीं मिला था किसी को भाई, तुम्हारा जादू चल गया यार। अपनी बस ठीक है देव साहब आपका है। फिर तो साहब जो गीत वो ट्यून दें फटाक से, फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी जो पाती कहीं भी, कितना सुंदर। और जो शब्द मैं दे दूँ संस्कृत के शब्द दिए, इतना मदिर इतना मधुर तेरा ये उनका दिया हुआ शब्द था या मेरा है, वो क्या जाना मदिर ना जान संस्कृत का शब्द है, इतना मदिर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, नैना होगा जन्म हमें कहीं कहीं का, फिर सोफियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए, सिद्ध जाते गीते सारे सुपरिश हो गए हमारे। फिर विजयानंद ने हमको लिया, तेरे मेरे सपने में लिया, क्या बढ़िया गीत थे हैं। एक दो सुनाए। जीवन की बगिया महकेगी लगेगी चकेगी, खुशियों की कलियां झूलेंगी झूलेंगी फूलेंगी, वो मेरा होगा सपना तेरा होगा, मिलजुल के मांगा वो तेरा मेरा होगा, जब जब वो मुस्कुराएगा अपना सवेरा होगा। अब लाइन चौंकाने वाली चमत्कार, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा आएगा फिर से बचपन हमारा, लेकेगी चेकेगी लेकेगी ये गीत। अब क्या देखिए जादू था, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, चौंकों का आदमी क्या कह रहा है, आएगा फिर से बचपन हमारा। फिर वो शर्मीली वालों ने बुलाया, उसमें सुपरहिट गीत थे हैं, जैसे राधा ने माला जपी श्याम की बहन, ये सब तेरे मेरे सपने का है, तेरे मेरे सपने के। फिर वो खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को हैं, कैसे कहें हम प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए, सभी गीत हिट हुए। नई उम्र की नई फसल गीत चाचा जाके हिट, फिर कन्यादान वालों में पगड़न का गीत सुपर हिट था मेरा, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो इस तरह जो गीत मैंने लिखे वो हिट होते चले गए। और गैमलर का क्या गीत था, वो नज्म थी, वो दिला शायर है गम आज नगमा है शबीर गजल है सनम, गैरों के शेरों को सुनने वाली वो किस हुआ, कोई चोरी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना चूड़ी नहीं ये मेरा, यानी कह रहा है मैं आज भी मेरे पास रॉयल्टी आती है विदेशों से, इन्हीं गीतों की रॉयल्टी आती है, जबकि मुझे छोड़े हुए 30 वर्ष हो गए। इतना इम्पैक्ट है गीत का जी। बहुत पहचान के गीत वो हिट हुए, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी, मनोज के लिए लिखा था मुझे हैं, पैसे की पहचान यहाँ हम, पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस बस्ती में करता मोहब्बत कोई। हमने जो गीत लिखे बढ़िया लिखे, लिटरेरी लिखे, मीनिंगफुल गीत लिखे और हिट हुए। लेकिन उस समय ये माहौल था, उस समय कौन कौन थे वहाँ, साहिब थे, मजनू थे, शैलेन थे, हसरत थे, प्रदीप थे, भरद्वाज थे, इंदिवर थे हैं, ये वो लोग थे, कवि आदमी थे, साहित्य के आदमी थे, इसलिए वह साहित्यिकता थी और एक एटीट्यूड लेकर लिखा जाता था, प्रोग्रेसिव मूवमेंट चल रहा था। तो आज की रात बड़ी शौक बड़ी नटखटे, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी गीत है, शुरू होता रोमांटिक, ख़त्म कहाँ होता, पर ठहर वे जो वहाँ लेटे हैं फुटपाथों पर, लाश भी जिनकी कफन तक न यहाँ पाती है, और वे झोंपड़ी छत भी है न है जिनके सर पर, छाते छप्पर की जहाँ जिंदगी सो जाती है,
पहले इन सबके लिए एक इमारत गढ़ लो, फिर तेरी मांग सितारों से चली जाएगी। तो कहाँ का एंड हुई? एक विशेष रूप से एटीट्यूड लेके लिखी जाती कैसी साहब? है। मेरा है गीत ये। अच्छा। हाँ, मैं बताता रहूँगा आपसे, कविता जो थी वो कोई मीनिंगफुल थी, उसका मैसेज होता था, ये नहीं है। एक बार फिर इसे एक बार। आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी, आज तो तेरे ही आने का यहाँ मौसम है, अब तबीयत न ख्यालों से बहल पाएगी, देख वो छत पे उतर आई है सावन की हिता, दे रही तर पे है आवाज़ खड़ी पुरवाई, बिजली रह रहे कि पहाड़ों पर तड़प उठती है, सूनी आँखों में कोई ख्वाब लीजिए मंगलाई, अब तो आजा मेरी सूने बियाबा की बहार, ऐसी रंगीन गजल रात न फिर गाएगी। ऐसा अंत में कैसे ख़त्म कर रहा है? पर ठहर वे जो वहाँ लेटे हैं फुटपाथों पर। बस क्या है हमारे साथ ये पागलपन था, जब हमने जिसका काम किया सिंसियरली काम किया, ये नहीं कि टालने का पिक्चर है ना। इसीलिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो पहले गीत भजन में मिला था, वो मैंने कंसेप्शन बनाया था। हुआ क्या, चंदा और बिजली में आत्माराम एंड सन्स आए, तो मुझसे बोले यार एक दोहा लिख दो। क्या कि एक औरत जंगल में चली जा रही है, प्रेग्नेंट है, और सीता जैसी स्थिति थी, उसको दोहा लिख दो। मैंने दोहा करके क्या करेंगे, लेकिन साला वो चलेगा, वो उसी कास्ट में जब हो तब दोहा सुनाया जाए तो कौन सुनाएगा उसको? मैं गीत लिख के दे सकता हूँ। बोले गीत लिख के दे सकते हो, तो भाई ऐसी सिचुएशन है चार। पहले तो एक बच्चा भाग के जाता है ऐसा, पहले बच्चा पैदा होता है उसके, वो मर जाती है, उसको उठाकर वो गाड़ी वाले चले जा रहे हैं, उसमें बैठे हुए दुल्हन को लेकर नई वधू को लेकर, वो है सिचुएशन। फिर दूसरी दिन लड़का जो है अनाथालय में पल रहा है, तो तीसरी सिचुएशन ये कि वो अपने घर में चोरी करने का नाना गया, बच्चा चोरों गैंग में फट गया। फिर तीसरा मंदिर में है, तो सब हो जाए, चिंता की बात कर। तो मैंने गीत बनाकर पूरा कंसेप्शन को दिया, मैंने कि ऐसे बनेगा ये, काल का पहिया घूमे भैया। अब ये कैमरा तुम्हारी पहले चरमर जो हो रही था उसकी, कैमरा वहाँ जाएगा पहिए पर, बैलगाड़ी काल का पहिया। अब लाख तरह इंसान चले, स्टेटमेंट स्टेज में गा कौन रहा, तो कैमरा जाएगा सन्यासी पे जाएगा, नदी किनारे गाता जा रहा है। काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात कभी, तो गाड़ी में वधू को लेकर जा रहा है, उस पर जाए कैमरा, लेके चले बारात कभी, तो और कभी बिना सामान चली, तो और जो जंगल में अकेली चली जा रही है, सुनसान, शी इज प्रेग्नेंट, अकेला रास्ता है। जनक की बेटी अवध की रानी, सीता भटके बन बन में, रहा अकेली रात अंधेरी, मगर रतन है दामन में, साथ न इसके चलता कभी इसके साथ भगवान चली, काल को बढ़िया गई। फिर वो चोरी करने गया, इसमें क्या है, हाय ये किस्मत, गीत है भजन है, इससे पूरे सिम्बल्स पौराणिक होंगे इसमें, वैसे सिंबल नहीं हो सकता। हाय ये किस्मत कुंवर कन्हैया, स्वाद न जाने माखन का, हंसी चुराए फूलों की वो कंस है मालिक ऊपर। अब कंस में जीवन तो कैमरा जाता है, वो मैनेजर है वहाँ का। भूल न पापी मगर पाप की ज़्यादा नहीं दुकान चले। अब वो अपने घर में चोरी करने गया, नाना गया और वो पकड़ गया, बुखार होकर पड़ा हुआ। नाना कह रहा है साला बदमाश है, उसको कल जेल देंगे। नानी कह रही नहीं, किसी बड़े घर का बच्चा लगता है, उन्हीं का यार है, वो उसी की तलाश है उन्हें। तो उसको किस तरह कहा दे, हाय रे किसकी, वाह अजब है कैसी प्रभु की माया, अजब है कैसी प्रभु की माया, माला से बिछड़ा है दाना, उन्हीं का है, माला से बिछड़ा है दाना, ढूंढे जिससे मन सामने है वो, जाए न लेकिन पहचान, कैसे वो मालिक दिखे तुझे जब साथ तेरे अभिमान चले, काल का बढ़िया। फिर लास्ट में और है क्या, वो सच्चाई की राह चले हुए जब तक जीवन प्राण चले। इस तरह करके सिचुएशन क्या है, गीत क्या चीज़ है, पहले फिल्म का सब क्या अंतर है गीत में और कविता। फिल्म म्यूजिक इज ए कॉमर्शियल म्यूजिक एंड इट इज डायनेमिक म्यूजिक, नॉट स्टैटिक, क्योंकि उस पर एक्टिंग किया जाता है। कैसा एक्टिंग किया जाता है जब, तो आपको उस पर ट्यून के ब्रेक देना पड़ते हैं, एक्टिंग के लिए स्कोप देना पड़ता है, और शब्द का और जो एक्शन कर रहा है उससे अलग करना पड़ता है, और डायरेक्टिंग की तरह सोचना पड़ता है कैसे डायरेक्ट किया जाएगा। विजुअल इमेजरी चाहिए एकदम,
विजुअल इमेजरी चाहिए। एकदम सिंक्रोनाइजेशन। हाँ, और फिर कौन कैरेक्टर गा रहा है ये देखना पड़ेगा। जो भाषा देवानंद के लिए है वो राज कपूर के लिए नहीं हो सकती, एग्जैक्टली। वो उसमें अमिताभ बच्चन के लिए हो सकती। समझ नहीं बात? जी तो 5-6 और फिर अपनी बात कहानी का अंश बन जाएगी। जी। इट शुड बी पार्ट ऑफ द सिचुएशन, पार्ट ऑफ द स्टोरी। अलग नहीं अपनी पेशाब करने चले जाएंगे लोग। समझ नहीं बात? चौथी चीज़ क्या, ऐसी भाषा हो कि सारे देश में वोट में बैठ सके। बंगाल में भी सुना जाता है और साउथ में भी सुना जाता है। ये गीत की 5-6 क्वालिटी ज़रूरी है, तब गीत फिल्म का हिट होगा। अब देखिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एस डी बर्मन कि देखो भाई मैं एक गीत बना रहा हूँ जिसमें पहली 2 लाइन तो हैं फोक, दूसरी 2 लाइन क्लासिकल है, थर्ड लाइन पॉप है और फोर्थ लाइन कव्वाली है। अच्छा। एक ही मुखड़े में 4 स्टाइल मिक्सअप कर रहा हूँ, बोलिए आप। और सिचुएशन क्या है कि वो चला जा रहा है पहाड़ पर आदमी, समझे साहब, वो गीत गाते हंसोड़ आदमी गाता चला जाता है और सिपाही का जो चुपचाप एक्सीडेंट हुआ तो उसी ट्रक में बैठी हुई लकड़ी ढोने वाला है। इतने में क्या होता है कि वो गीत गाते 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 सिपाही गल में लास्ट में होता तो उसको शूट कर दिया जाता, वही कर देते लोग। ये हम पे धूल डालो कह कहा लगा लो, कांटों की डगरिया जिंदगानी है, तुम जो मुस्कुरा दो राजधानी है। ये हो सुख सुख ये बाल रुके रुके बोलो, छाई उदासी क्यों यारो, करे यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती, यारो नीलाम करो सुस्ती। ये कितने स्टार है। हम पे धूल डालो हो कह कहा लगा लो, कांटों की डगरिया जिंदगानी है। क्लासिक, कांटों की डगरिया जिंदगानी है, तुम जो मुस्कुरा दो राजधानी है। ये हो सुख सुखी ये बाल रुके रुके बोलो, छाई उदासी क्यों यारो, अरे यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती, यारो नीलाम करो। आप तो मैं एक बार फिर आपको पुरानी तरफ में ले चलता हूँ, यादों की तरफ में। जब आप कविता कर रहे थे क्या बच्चन जी भी थे मंच पर? बहुत से बच्चन जी के साथ पढ़ा, बच्चन जी के साथ बहुत बार पढ़ा। गोपाल शरण सिंह नेपाली जी भी रहे हैं। गोपाल सिंह शरण सिंह गोपाल सिंह नेपाली जी। गोपाल शरण सिंह तो दूसरे कवि थे बहुत बड़े अपने समय के, रीवा के। गोपाल सिंह नेपाली मेरे ऊपर प्रभावी रहा उनकी भाषा का। अच्छा। गोपाल सिंह नेपाली जो भाषा लिखते थे वैसी भाषा मेरी, समझे साहब। बच्चन जी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे उस समय बच्चन जी, मधुशाला। सेकंड नंबर पे थे गोपाल सिंह नेपाली बिहार में, और ये उत्तर प्रदेश में थे बलबीर सिंह रंग। ये 3 कवि प्रसिद्ध थे। उसके साथ ही मैं जुड़ा। कुछ पुराने अनुभव? पुराने बताता हूँ, कई बार कवि सम्मेलनों में बहुत बार क्या अनुभव, क्या सुनाना चाहूँ कौन सा नहीं सुनाऊँ अनुभव। 50 अनुभव। अभी लाल कलीम कविता पढ़ रहा था मैं एक बार, तो बच्चन जी अध्यक्षता कर रहे थे, तो मैंने गीत पढ़ा था, मत करो प्रिय रूप का अभिमान, कब्र है धरती कफन है आसमान। ये जो पढ़ा गीत मुग्ध हो गया सारी ऑडियंस। तो बच्चन जी ने आखिर कहा कि इतना सुंदर गीत पढ़ा है कि मेरा मन करता है कभी से समाप्त कर दूँ उसके बाद, इससे सुंदर गीत नहीं पढ़ा जा सकता। समझे साहब। कई बार, एक बार मजाक कहीं आगरे में पढ़ रहा था, कहीं एक भंगेड़ी बैठा सामने, मैं पढ़ रहा था, इस तरह तय हुआ सांस खाए सबर जिंदगी थक गई है, एक आवाज़ आई किसी ओर से, एक मुसाफिर बना पाँव चलने लगा, तो बोले भूत 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 भूत, भंगेड़ी भूत भूत। हमें कैसी आ गई। उसके बाद एक बार घटना घटी फिरोजाबाद में। क्या हुआ, पहली बार मुझे लोगों ने भांग पिला दी। अच्छा, समझे साहब, भांग पिला दी। भांग पिला दी, और मंच ऐसे बना था, और नीचे ऑडियंस बैठी, सामने पंडित एक तिलक लगाए बैठा था। जब मैं पढ़ रहा था, मत, मेरी आंखें बंद हो जाती पढ़ते हैं, मत करो प्रिय रूप का अभिमान, कब्र है धरती कफन है आसमान। तो उसमें आता रंग राजा मूर्ख पंडित ज्ञानवान स्वरूप। मूर्ख पंडित
शब्द निकला तो मेरी आँख खुली, सामने मूल पंडित ने मुँह बचकाया, यूँ टेढ़ा मेरा मुँह किया, मुझे हंसी आ गई। अब वो हंसी ऐसी आई कि जब भी पढ़े तो वो मूल पंडित दिखाई दे मुझे। मैं उस दिन कविता नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ो। जिससे मैंने कसम खा ली जिंदगी में कभी भाग नहीं छूटूंगा। फिर मेरी दूसरी पत्नी आगरे में रहती है। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे संबंध झगड़े के रहते, इसलिए मैं अपना पाल नहीं रखता, वो अपने से रहो मस्त। क्या शुभ नाम? अब नाम आम छोड़ो। नहीं कुछ नहीं बता ना, वो है मेरी पत्नी, बच्चे हैं उनके, तो रहते हैं प्रेम से, बड़े खूब आनंद से हैं, करोड़पति लोग। और मेरी माँ थी, वो उनकी फ़ोटो, उनकी डेथ हो गई। एक मेरा लड़का है जो वहाँ पर है हरिद्वार में। अच्छा। एक लड़का पहली पत्नी से। पहली पत्नी। हाँ, वो वहाँ पर है, AGM है। क्या शुभ नाम है? मिलन प्रभात गुंजन। मिलन प्रभात गुंजन। हाँ, गुंजन तो घर का नाम। अच्छा। AGM असिस्टेंट जनरल मैनेजर BSEL, अच्छा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। जी। एक मेरा पोता है जो दिल्ली में है, अच्छा। उसी लड़का HFCL में, अच्छा। हिमालयन फ्यूचरिस्टिक कंपनी लिमिटेड। जी जी। और एक मेरी पोती है जो वहाँ पढ़ रही है अच्छा। IIFDC क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में। हाँ हाँ। वो सिलेक्ट होकर आई है, अच्छा। MBA की अब पढ़ रही है। अच्छा। पर पूरा बड़ा परिवार, कुछ परिवार। ये मेरा अपना मकान है, अच्छा। मेरा अपना बनाया हुआ, अच्छा। और वो गुंजन ने भी बनाया हुआ वहाँ पर, हरिद्वार। आगरे में मकान बना हुआ है। अच्छा। सभी मेरी ज़मीन है, इटावी में थोड़ी, एक दिल गाँव में छोटी 12 बीघा ज़मीन। अच्छा। हम 4 भाई हैं, अच्छा। एक भाई, बड़े भाई गाजियाबाद में रहते हैं, अच्छा। रिटायर्ड, क्या शुभ नाम? कृष्णदास सक्सेना, अच्छा। और मुझसे 3 साल बड़े हैं। अच्छा। I'm 80, he's 83। अच्छा। फिर मुझसे छोटा भाई है, वो बहुत 4 साल छोटा है, अच्छा। ही इज़ इन अमेरिका। अच्छा। उसकी पूरी फैमिली अमेरिका में है, अच्छा। उसके लड़के भी, उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई, अच्छा। और उसके लड़की भी, उसके दामाद भी, उसकी बहुएँ भी सब वहीं अमेरिका में। सबसे छोटा भाई मेरा जो है, वो उसकी वाइफ डेथ हो गई, वो होगा में रहता है, रिटायर्ड प्रोफेसर है वो, अच्छा। दामोदर दास सक्सेना। अच्छा। मुझसे छोटे भाई का नाम नारायण दास सक्सेना, सबसे छोटे भाई का नाम दामोदर दास सक्सेना, मेरा नाम गोपाल दास सक्सेना, उससे बड़े भाई का नाम कृष्ण दास सक्सेना। हम लोग वैष्णव हैं, इसलिए हमारी दास लड़ा हुआ है, कृष्ण पर राम पर नाम। आज के जो आप गीत देखते हैं या आज का जो आप मंच देखते हैं और पुराना मंच जो था, जहाँ मेरे ख्याल से साहित्य ज़्यादा कुछ था, देखिए क्या क्या अंतर होता है? है अंतर, क्या अंतर तो बहुत बड़ा है। क्या होता है, काल का एक चक्र होता है, काल चक्र से चल रहा है, कोई चीज़ स्थिर संसार में नहीं। कहाँ से काल की गणना करते हैं आप? वहाँ से गणना करते हैं जहाँ आदमी को खाना शुरू किया था, क्या नहीं बोले जिसको कहते हैं। जी। पहले आदमी खाता था, ये स्थिति थी, है ना। जी। आज वही काल चक्र घूमते उसी पॉइंट पर पहुँच गया, उसी पॉइंट पर घूमते पहुँचा जहाँ आदमी खाता था। आज आदमी खाता नहीं का, आदमी को मारने का कोई संकोच नहीं हो रहा, निर्दोष आदमी को मार रहे हैं, कोई मतलब नहीं का, कोई दोष नहीं, तो कोई पहुँचे उसी पॉइंट पर पहुँचा। फिर रामायण काल है, आदर्श का काल है, महाभारत तो बिल्कुल पतन का काल है, औरतों को नंगा किया जा रहा है। जी। समझ रही बात? जी। अब उसका कलयुग आया, द्वापर में तो 2 पर्सनैलिटी है आदमी की, कलयुग में कोई पर्सनैलिटी नहीं है। आज की राजनीति कहाँ है? आज की राजनीति सबसे अधिक दोषी है आज की विषमताओं के लिए, आज की विद्रूपताओं के लिए, क्योंकि राजनीति जिस देश की राज सत्ता मूल्यहीन हो जाती है, उस देश में सब कुछ मूल्यहीन हो जाता है। आपने इस पर कुछ लिखा भी है मेरे ख्याल से? मैं बता, नेताओं ने गांधी की कसम तक बेची, कवियों ने निराला की कलम तक बेची, मत पूछ किस दौर में क्या क्या न बिका, इंसानों ने आँखों की शर्म तक बेची। तो ये एक पतन काल है जिसमें हम जी रहे हैं। आज सबसे बड़े उद्योग 2 हैं, एक तो है राजनीति, सबसे बड़ा उद्योग, दूसरा धर्म। धर्म के नाम पर कितना पैसा इकट्ठा हो, रबपति बने लोग, और दूसरों से कहते पैसा मत इकट्ठा करो, कैसा? दूसरों से कहते पैसा मत इकट्ठा करो, खुद रबपति बन रहे हैं। कितने प्रोफेशन करता इकट्ठे होगा, हम देखते टीवी पर। तो धर्म दूसरा बड़ा उद्योग, तीसरा बड़ा उद्योग क्रिकेट हो गया, और फिल्म है ही। ये 4 बड़े उद्योग हैं इस देश में। कहने का राजनीति इससे बड़ा उद्योग, राजनीति के पास 2 चीज़ें हैं, वो आपको हानि भी पहुंचा सकती है, लाभ भी पहुंचा सकती है, लेकिन साहित्यकार का कोई मूल्य नहीं आज, क्योंकि साहित्यकार मैं हूँ, मुझे 41 से लिख रहा हूँ, कितने साल हो गए, 62 वर्ष,
सारे संसार में हिंदी कविता को मैंने गुंजाया है ना, लेकिन मुझे कौन पूछेगा, क्योंकि मेरे पास न किसी को हानि पहुंचाने की शक्ति है, न लाभ पहुंचाने की शक्ति। मैं तो भैया गीत सुना है, फिर क्या गीत सुन के क्या करेंगे आप, रोटी थोड़ी मिल जाएगी, क्यों साहब, रोटी तो वो दे सकते, हम नहीं दे सकते, लेकिन हाँ आत्मा का भोजन हम देते हैं। साहित्यकार आपको रोटी नहीं दे सकता, बिजली नहीं दे सकता, पानी नहीं दे सकता, हवा नहीं दे सकता, भोजन नहीं दे सकता है, लेकिन आत्मा का भोजन, क्योंकि देश राष्ट्रों के निर्माण में, मनुष्य के संस्कार को अच्छा करने में सबसे बड़ा योगदान किसका, साहित्य का, कलाओं का। कलाएं, साहित्य, ये क्या के लिए है, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो इतना बड़ा काम करते हैं उसका, क्योंकि भीतर तो कोई झालते नहीं है, ये क्या कर रहा, मुखापेक्षी हमारा नहीं हो सकता संसार, क्योंकि हमारे पास भौतिक चीज़ कोई देने के लिए नहीं है, और ये पतनशील होगा, हर चीज़ पतित है, कौन चीज़ पतित नहीं, राजनीति पतित, धन पतित, ज्ञान पतित। विद्यालय में क्या पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते कहाँ, जो नकल करा के पास होना चाहते या नंबर बढ़वा फर्जी डिग्री मांग बट नहीं, व्यापार पतित, भ्रष्टाचार हर जगह, कौन चीज़ में मिलावट नहीं है, हर जगह मिलावट, व्यापार भ्रष्ट, ज्ञान भ्रष्ट, कला भ्रष्ट, साहित्य भ्रष्ट, फिल्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, राजनीति भ्रष्ट, सब कुछ भ्रष्ट हो गया, ये पतनशील हो गया। लेकिन ये पतनशील युग कब तक रहेगा ये नहीं मालूम, लेकिन ख़त्म ये से भी होना, क्योंकि संसार में कोई चीज़ स्थिर नहीं है, ये पतन काल भी स्थिर नहीं रह सकता है, कभी फिर पलट जाएगा, लेकिन समय लगेगा उसके लिए। हम शायद जीवित न रहे, आपने जीवित न रहे, क्योंकि शताब्दियाँ परिवर्तन जो होती हैं, ये मूल्यों के परिवर्तन होते हैं, फिर 1-2 दिन में शताब्दियाँ लग जाती हैं। एक और बात बताएं मुझे, आज क्या आपको जैसे पुराने समय में प्रतिभाएं मंच पर बिखरी पड़ी थी, यस भाई, उस समय ये था साहित्य का, उस समय कविता साहित्य की ही साहित्यिक पढ़ी जाती, सच्ची कविता पढ़ने वाला निकाल दिया जाता था मंच से, हटाओ। और अब मंच की क्या स्थिति है कि अच्छी कविता नहीं सुनी जाएगी, अच्छी कविता नहीं सुनी जाएगी। अब अमेरिका मुझे बुलाया तो बोले एक हास्य का कवि मिलेगा साथ में, बोलिए पहले ये नियम था कि आपकी किताब छपनी चाहिए तब पता चलेगा आप कवि हैं कि नहीं। मेरी पहली किताब 1944 में निकली थी, 1944 में दिल्ली से फॉरवर्ड बुक डिपो छापी थी, नई सड़क पर जो दुकान है उसने छापी थी, कौन छोटी दुकान। फिर 46 में दूसरी निकली, 49 में तीसरी निकली, 51 में चौथी निकली, तब से बराबर कितने जगह छप रहा है। क्यों? क्योंकि छपने से पता चलता है कि इसमें कितना दम है जी। गाने में तो सुर में बहका के आप किसी को भी ले जाओ। तो पहले ये नियम था कि मंच पर बड़ी गर्मा के साथ कवि कविता पढ़ता था और कविता सुनी जाती, सुनने वाले लोग आते थे। आज कवि समय सुनने वाले लोग नहीं जाते, भीड़ इकट्ठी होती है, सोता नहीं है आज भीड़ है, और भीड़ के पास कविता समझने की शक्ति नहीं होती, सिर्फ चुटकुले सुनना चाहती, हंसना चाहती, लतीफ़े सुनना चाहती, और लोग लतीफ़े चुटकुले सुना के लखपति करोड़पति बने। आप जो जिस तरह